ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहाँ के हिम शिखरों में शिव जी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड के मेले कौथिक, थौल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बगवाल और रम्माण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। लोक जीवन के स्वाद, रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिग्योरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। और ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। मेरी कितनी ही यादें यहां के ईंच ईंच जमीन पर पड़ी हुई है। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन कल दिल्ली में G20 से जुड़ा एक और बड़ा सम्मेलन है। सारी दुनिया के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है G20 के, उनका एक बहुत बड़ा समिट है। और इस वजह से मैं अद्वैत आश्रम चंपावत नहीं जा पा रहा। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है, और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है,
आप देख लेना, हर एक को करेगा, यार कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली। चार धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से करनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहां की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। मेरे परिवारजनों, बीते समय में उत्तराखंड जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहा, उससे भी मैं भली भांति परिचित हूं। हमने अपने बहुत से स्वजन खोए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हमें बेहतर करते रहना ही है और हम करते रहेंगे। इसके लिए आने वाले 4-5 सालों में उत्तराखंड में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जिससे आपदा की स्थिति में राहत और बचाव का काम तेजी से हो सके। मेरे परिवारजनों, ये भारत का अमृत काल है। ये अमृत काल देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग को सुविधा, सम्मान और समृद्धि से जोड़ने का काल है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आदि कैलाश के आशीर्वाद से हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे। एक बार फिर इतना प्यार देने के लिए 7 किलोमीटर, मैं सचमुच में, मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मैं हेलीकॉप्टर से निकला, 7 किलोमीटर यहां आया और आने में भी देर इसलिए हुई, 7 किलोमीटर दोनों तरफ वो ह्यूमन चेन नहीं थी, ह्यूमन वॉल थी। ऐसी भीड़ लगी थी और जैसे परिवार में कोई अवसर हो वैसे उत्सव के कपड़े पहनकर, शुभ प्रसंग के कपड़े पहन करके मंगल वातावरण में माताओं के हाथ में आरती, फूलों के गुलदस्ते आशीर्वाद देने से वे रुकते नहीं थे। ये मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण थी। मैं आज पिथौरागढ़ को और पिथौरागढ़ जिले के सब लोगों को, इस पूरे खंड को, मेरा मानस खंड, उसने आज जो प्यार बरसाया, उत्साह दिखाया है, मैं शत शत नमन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कोटिशः कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं कि अपना स्नेह आशीर्वाद आपने हम पर बरसाकर हमें धन्य किया है। पुनः सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रस्थान कर रहे हैं। विभिन्न विभागों की ये सीधा प्रसारण आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और इस मौके पर वहां पर उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन में कई बड़ी बातें की उत्तराखंड के विकास के लिए जो सरकार This is Bazaar Morning Call, broadcasting live from the CNBC TV 18 Motilal Oswal studios in Mumbai. Good morning. Welcome to Bazaar Morning Call. You're watching us live from the CNBC TV 18 Motilal Oswal studio right here in Mumbai. I'm Sonia Shenoy, and joining me today is Nigel D'Souza, and we have Mangalam Malu. So, of course, it's going to be an action-packed next 2.5 hours. Hi, folks. Good morning. Morning. You talk about the markets, action-packed force, and all of that and stuff. Yesterday, the action was on the cricket field. Rohit Sharma, 130, and when he goes on song, with Virat Kohli hitting a 50, I'm pretty happy. Well, and we're getting ready for that big game on Saturday. Yeah. But I'll tell you what. Anyone's going to watch it? Actually, Sonia, Mangalam, we were talking about it. We get these day-to-day updates with regard to the ticket prices. Every morning it's lower. The tickets on offer. Crazy, yeah. So I don't know whether someone has gone long and now they're trying to cut off their losses. I'm not sure. Long and winding But the prices are coming down a little bit, but they're not cheap. I mean, one of the cheapest tickets from 40,000, it's come down to around 21,000. 21,000. I don't know about you guys, but these 50-over matches, that appeal has, I think, died down a little bit, because even if you see what happened with the Chennai match, when it was really hot in the afternoon, the first half, the stadiums were almost empty. Hand on heart, Sonia, if the ticket, the logistics were done, hand on heart, 50 overs, I would have said India versus Pakistan. 100 overs is where anyone would go. Absolutely. Okay, well, a lot of sporting action, but there's a lot of market action as well. And the big headline that we're looking at this morning is, of course, what came out through with TCS's numbers. Now, there are arguments on both sides, on the bull and the bearish side, but I think the market will kickstart with a bearish view, considering that, the commentary from the management, which is what the street was waiting for eagerly, the commentary is weak. The management says that there is no improvement in the demand environment just yet. I had a chance to speak to a few market experts, and they said that it would take some time for this entire pocket to recover, considering the bellwether TCS has said that there is no improvement in demand. In fact, look at the internals, right? The dollar revenue declined for the first time in 13 quarters for TCS. The buyback amount was lower. The buyback size was lower than what they did last year. So most of the internals indicate that things are not that great. But yes, of course, deal wins have been very strong for TCS. So there are some positives in that as well. So at the opening, I reckon that the TCS would be lower, and it would perhaps drag the other stocks with it, because you have Infosys and HCL Tech coming out with their numbers today as well. And given TCS's performance, maybe that may not be, the outcome may not be as great for the bulls either. But for our own markets, this has been an uptrending market. It's been a buy on dips market. And if that dip comes about, I reckon it could get lapped up, at least by the bulls. So just look at the data overall, right? We closed above 19,800 yesterday. The US markets also were not bad. The Nasdaq, in fact, ended 100 points higher. There's large buying that we're seeing from DIIs. DIIs have bought over 1,000 crores. FI selling was not too bad either, just about 420 crores. And FI selling, to be honest, over the last 6-7 days has, dwindled to now less than 500 crores. So the market opening would be interesting to see how TCS does, and of course the negative move on that. But then comes the buy on dips, and that's something I think could play out. A lot of other internals as well today coming out through in the form of
numbers, etc., from HCL Tech. So we'll watch that very closely. But a lot of key support levels are holding, right? The Nasdaq also closed above the 50 DMA. Our own markets as well have been pretty strong. Well, that's right. The overnight cues are very positive because US markets are pretty good. You have the US bond yields that have cooled off from around 4.89 odd to around 4.55. Brent crude prices are down to around $85 per barrel. And the Saudis, they are saying they're going to keep the markets in check. So you like what you're hearing out from there. It's pretty much a buy on dips market. But given the kind of cues that we had, yesterday, that's why I said maybe booking part profits would be prudent. And yesterday, in fact, we started 19,770. We ended closer around 19,800 odd. So booking some profits made sense for yesterday. But the bias is on the long side. And part to do what we're going to start off today will be what we ended off, yesterday. So just want to pull up two frames. One is, let's pull up a split screen of the HDFC Bank stock and Reliance Industries. Both of them, they came to the party at the final hour of trade yesterday. And both those two, they're more than 25% of the index. You want them to continue to perform from here on. And HDFC Bank in particular has been an underperformer. So both those two need to perform. Markets will like that. The other factor is the IT stocks. Towards the final 30 minutes, they sold off. You see the IT index itself, you see the TCS stock as well. The markets were sniffing, maybe there'll be some kind of disappointment. So that is the case. Actually, that is good. If those numbers are a little bit weakish, then maybe the positioning is such that they were expecting a weakish set of numbers. Moving to the trade on the whole, well, you have the Nifty open interest as well as the Nifty Bank open interest yesterday. You did see a fair bit of short covering that did play out because both those indices ended in the green and there was open interest that was lower. But I want to tell you the power of short covering, and we keep making this point. When the FI net shorts go to 95, 90,000, 95,000, 100,000 odd contracts on the short side, it's not such a bad thing. And I just want to pull up this chart. Just take a look at that. They had gone down to around 92,000 short positions. And at that point of time, Nifty went down to around 19,300 odd. Gradually, they have been covering their short positions, which are now down to around 74,000 odd. And we have rallied a good 500 points odd. That's the power of short covering. That's why getting shorts in the system actually is a good thing. So, that's one point I wanted to make. Where does the problem lie then? It lies in the Nifty Bank. We went yesterday to around the 44,710 odd mark. And from there, we did see some bit of selling. So that's the crucial resistance zone. And the Nifty Bank will give direction even in today's trading session and in the near term. If we need to get past the 20,000 odd mark, the Nifty Bank needs to cross some crucial resistance zones. So 20, 50, and 100 DMA, all of them are in that vicinity itself. On the Nifty, well, we had the 19,800 put that did see some bit of writing. By the end of it, the premium was around 40 rupees, but it started off closer around 95 rupees. So there was some writing being seen out there and some out of the money call buying. If today is the day we go to around that, closer to 20,000 odd, then we'll have to see whether or not, but that appears a bit of a punt that's taken out there. So on the Nifty, the support levels, 19,720, going by the writing that we saw at 19,800 put, and the 20 DMA as well. So buy the dip seems to be the trend till you get stopped out, and the stop loss is around the 19,720 odd. Well, buy the dip is good for our markets right now, and that's coming in from some support coming in from the heavyweights that you spoke about. The question is, what happens to the other IT stocks today, apart from TCS? Because Infosys has a fair weight on the Nifty as well. And with support coming in from the heavyweights like HDFC and Reliance, if the IT pack does well as well, then maybe we could see a further up move. But the question, the answer of that would be how Infosys performs in today's trading session. No problems on the globe. 4 straight days of gain that we got on Wall Street itself. Yesterday, the Dow was up almost 0.2%. We had the Nasdaq up 0.7%, and it's stopped above that 50-day moving average as well. That's the highest level that we've seen in the last 1 month or so. For us in India, 3 things doing really well. One, oil is down. It's back to pre-conflict levels of around $85, and now some support coming in from Saudi. Secondly, even as the Fed minutes suggest that there is one more rate hike likely, we'll watch out for the inflation data today. And if that is a little soft, then bond yields will cool off a little further as well. Bond yields over the last couple of trading sessions have been down around 15 to 20 odd basis points as well. And the dollar index is sub 106. So all these 3 factors working for us. What's the only thing which is not working